द थायरॉइड ग्लैंड लाइज इन फ्रंट ऑफ द नेक। थायरॉइड ग्लैंड जो होती है हमारी गर्दन के आगे सामने की तरफ बीच में होती है। थायरॉइड का मतलब होता है शील्ड लाइक, मतलब जो थायरॉइड की शेप होती है वो शील्ड लाइक भी होती है और उसको हम बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं। थायरॉइड का मतलब होता है शील्ड लाइक। थायरॉइड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी एक ग्लैंड है। थायरॉइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द नेक, वो हमारे नेक के सामने होती है और हमारे नेक की गर्दन की जो साइड्स होती हैं राइट एंड लेफ्ट थोड़ी सी दोनों तरफ के लिए भी होती है, क्योंकि थायरॉइड जो होती है उसके दो लोब्स होते हैं राइट और लेफ्ट, तो उसके जो दो लोब्स होते हैं वो राइट एंड लेफ्ट की तरफ होते हैं, तो आगे से लेके साइड की तरफ गई हुई होती है। जो थायरॉइड ग्लैंड होती है हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में हमारी मदद करती है और हमारी जो साइकिक ग्रोथ होती है उसमें भी मदद करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉइड ग्लैंड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं थायरॉइड ग्लैंड्स के जो लोब हैं। दो लोब होते हैं थायरॉइड ग्लैंड के, एक राइट साइड राइट लोब, एक लेफ्ट साइड लेफ्ट लोब। अब ये जो दो लोब होते हैं आपस में बीच में जिस जगह पे जुड़ते हैं या जिस जगह से कनेक्टेड होते हैं उस जगह को इस्थमस बोलते हैं। तो हमारी जो थायरॉइड के राइट एंड लेफ्ट लोब्स होते हैं वो इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं थायरॉइड की सिचुएशन के बारे में। हमारी जो थायरॉइड ग्लैंड होती है वो हमारे C5 वर्टिब्रा से लेकर T1 वर्टिब्रा तक होती है। तो कहाँ तक है? C5, C6, C7 एंड T1। ऑन एन एवरेज जो हमारी थायरॉइड ग्लैंड है उसका जो वेट होता है एन एवरेज वेट वो है 25 ग्राम 25 ग्राम्स। जो फीमेल्स में थायरॉइड का वेट है वो मेल्स के कंपैरिजन में हायर होता है। और इसके अलावा जब फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के फेज़ में आती हैं तो जब वो प्रेग्नेंट होती है इस दौरान हमारा जो थायरॉइड ग्लैंड है वो अपने साइज से थोड़ा सा और बड़ी हो जाती है। इसी कारण से जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको बहुत चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान थायरॉइड की कंडीशन डेवलप होने के। थायरॉइड बटरफ्लाई शेप की होती है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन हमारे गले में एक जगह होती है जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। गले के बीचों बीच में एक उभरी सी जगह होती है जो किसी किसी लोगों में दिखाई देती है। तो हमारी थायरॉइड ग्लैंड ठीक उस एडम्स एप्पल के नीचे जो हमारा विंड पाइप होता है, जो सांस लेने की नली होती है, उसके ऊपर सिचुएटेड होती है। कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि थायरॉइड ग्लैंड के जो दो लोब्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं इस्थमस से। अब आप इस फोटो में देखिए कि एडम्स एप्पल कहाँ पे होता है, ये आपने ईजिली अपने आसपास लोगों में देखा होगा। अब कलर की बात करें तो थायरॉइड ग्लैंड ब्राउनिश रेड कलर की होती है और थायरॉइड ग्लैंड से बहुत सारी ब्लड वेसल्स होकर जाती हैं। हमारी आवाज़ की क्वालिटी तय करने वाली जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स भी थायरॉइड के थ्रू पास होकर जाती हैं। अब हम थायरॉइड से होने वाली कंडीशंस के बारे में बात करें तो पहली है गोइटर। गोइटर जो टर्म है वो थायरॉइड की स्वेलिंग होती है। इसमें हमारी जो थायरॉइड ग्लैंड होती है वो अपने साइज से बड़ी हो जाती है। इट कैन बी हार्मलेस, जो गोइटर होता है वो हार्मलेस होता है और इट रिप्रेजेंट आयोडीन डिफिशियंसी, मतलब हमारे शरीर में आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई है जिसकी वजह से हमारी जो थायरॉइड ग्लैंड है वो अपने साइज में इंक्रीज़ हो गई है। अब इसके बाद दूसरी है थायरॉइडाइटिस। अब थायरॉइडाइटिस से हमें समझ आता है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन की बात करी गई है। ये होती है इन्फ्लामेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड का यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है। ये यूजली किस वजह से होती है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है या किसी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। जो थायरॉइडाइटिस की कंडीशन होती है वो बहुत पेनफुल होती है और कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सेसिव थायरॉयड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होने लगता है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है ये मोस्टली ग्रेव्स डिसीज़ या हाइपर एक्टिव थायरॉयड नोड्यूल की वजह से होती है।
इसके बाद है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में लो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स होता है। जो थायराइड होती है वो डैमेज हो जाती है ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से, और जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसके बाद है ग्रेव्स डिसीज़। यह एक तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके बाद है थायराइड कैंसर। ये जो टाइप है ये एक तरह का अनकॉमन फॉर्म है थायराइड का। थायराइड कैंसर बहुत ज़्यादा अनकॉमन है और ये यूजुअली क्यूरेबल होता है। इसका अगर हम ट्रीटमेंट लें तो इसको क्योर कर सकते हैं, और सर्जरी भी होती है इसकी, और रेडिएशन से भी इसको हम क्योर करते हैं। इसके बाद है थायराइड नोड्यूल। इसमें क्या होता है, स्मॉल अबनॉर्मल मास या लंप इकट्ठा हो जाता है। कहाँ पर? थायराइड ग्लैंड में। अगर कहीं पे कुछ चीज़ जमा हो गई, लंप हो गया, मास हो गया, उसको नोड्यूल बोलते हैं। तो हमारी थायराइड ग्लैंड में एक अबनॉर्मल मास इकट्ठा हो जाता है। उस कंडीशन को हम थायराइड नोड्यूल बोलते हैं, और ये कंडीशन है एक्सट्रीमली कॉमन। इस कंडीशन में कभी कभी होता है कि ये कंडीशन कैंसरस हो जाती है, बट ये कंडीशन समटाइम्स नॉन कैंसरस भी होती है, बोथ रहता है इसमें। इसके बाद है थायराइड स्टॉर्म। इट इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म की फॉर्म है, बट ये रेयर है। इन विच एक्सट्रीमली हाई थायराइड हार्मोन्स लेवल कॉज सीवियर इलनेस। यस, इसमें जो थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में सिक्रीट हो जाते हैं। दिस इज़ द पोजिशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हाइपरथायरॉयडिज्म इंडिकेट्स थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिविटी। थायराइड जो T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो एक्सेसिवली सर्कुलेट करने लगते हैं, और इसकी वजह से जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। मेनली जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है वेट लॉस, नर्वसनेस, टैकीकार्डिया। मतलब जो हमारा हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है। इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हीट इंटॉलरेंस होने लगती है, ज़रा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। थकान, वीकनेस रहती है, और जो पेशेंट होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसको मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है। इरिटेबल भी होता है, उसको डिप्रेशन भी होता है, रात में नींद नहीं आ रही है। फीमेल्स के केसेस में ओलिगोमेनोरिया होता है, मतलब जो मेंसेस होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल्स में हो रही है, लंबे लंबे टाइम के बाद आ रही है। डायरिया भी हो जाता है, और इसके अलावा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा वार्म और मॉइस्ट होने लगती है, पसीना भी आता है, और लिड रिट्रैक्शन होता है। स्टेयर वाला जो आइज़ होती है ना वो होता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये बंदा हमें घूर घूर के देख रहा होता है, जबकि वो हमें घूर के नहीं देख रहा होता है, उसकी आइज़ ही इस तरह की हो गई होती है। इसको बोलते हैं लिड रिट्रैक्शन। मसल्स में वीकनेस आ जाती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स का जो TSH लेवल होता है वो नॉर्मल या लो रहता है, बट इनका T3 और T4 लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। इसके साथ जब हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन जब ज़्यादा बढ़ जाती है और वो गोइटर के साथ एसोसिएट हो जाती है, तब ये जो कंडीशन है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्रेव्स डिसीज़ में। जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, बट इसके अलावा जो हमारा थायरॉक्सिन है, T3 T4 है, इनमें इम्बैलेंस आ जाता है, और मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेन और साइकिक ट्रॉमा अगर किसी चीज़ का शॉक लगा हो, इन सब की वजह से भी जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस होते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसके साथ साथ जो भूख ज़्यादा लगती है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती रहती है। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में इम्पोटेंसी आ जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहेगी, और इस कंडीशन में जो हमारा BMR होता है वो इंक्रीज़ होता है, और जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिक्रीज़ होता है।
हाइपोथायरॉयडिज्म इट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। हमारे थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है। जब कभी हमारे बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन काफ़ी लंबे टाइम से होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, और इसकी जो सीवियरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इस केस में हमारी जो हाइपोथायरॉयडिज्म होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मिक्सोडीमा में। मिक्सोडीमा में हमारी जो बॉडी होती है वो पफी स्वेल्ड हो जाती है और हमारी स्किन थिक हो जाती है, और इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक एक्शन होता है, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी डिक्रीज्ड हो जाती है, और इसी वजह से हमारी बॉडी वेट गेन करना शुरू कर देती है। जब हमारी बॉडी में टीएसएच का लेवल माइल्डली एलिवेटेड होता है, वो कंडीशन सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट बहुत ज़्यादा टायर्ड होगा, वेट गेन होगा और कोल्ड इंटॉलरेंस होगी। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगेगी, पफीनेस आ जाएगी फेस पर और बैगी आईलिड्स हो जाएंगी, और पसीना आना कम हो जाएगा, ना के बराबर पसीना आएगा, एलोपेशिया हो जाएगा, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, धीरे धीरे सांस आएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन रहेगी, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होगा, मसल्स में स्टिफनेस रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, और फीमेल्स में मेनोरेजिया होती है, मतलब मेंसेस हैवी और प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं, और कुछ केसेस में इम्पोटेंसी की भी कंडीशन आ जाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, और प्यूबर्टी भी डिलेड हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प्स होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को हमेशा चाहिए होगा कि वो गर्माहट वाली जगह पर रहे। मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, पेशेंट बहुत स्लगिश और स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, पेल फेस होगा, पफी फेस होगा, और जो एडिमा होगा वो नॉन पिटिंग टाइप का होगा, एक्सट्रीमिटीज़ हाथ पैर ठंडे रहेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जो टीएसएच लेवल होगा वो एलिवेटेड होगा, T3 और T4 लेवल्स जो होंगे वो नॉर्मल या लो होंगे। इसके अलावा जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन इन्फेंट्स में हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिएटिनिज्म। इन्फेंट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म या क्रिएटिनिन की वजह से जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है वो डिले हो जाती है, इसकी वजह से जो बेबी होता है वो डॉर्फ हो जाता है, फेशियल पफीनेस होती है, स्किन ड्राई रहती है, लार्ज टंग होती है, और जो एब्डोमेन होता है वो पॉट बेलिड एब्डोमेन होता है, मतलब किसी जो पॉट होता है, बर्तन होता है, उसकी तरह, उस पॉट की तरह एब्डोमेन दिखने लगता है। अब ये इसका कॉज क्या है, पैथोलॉजी क्या है? मेन तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है, और दूसरा है ये हेरिडिटरी होता है। इसकी वजह से बच्चे में जो भी माइलस्टोन्स होते हैं वो सारे के सारे माइलस्टोन्स डिले होंगे, डिलेड डेंटेशन होगा, बच्चा बहुत लेथार्जी फील करेगा, बहुत वीक रहे। और अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस है मेंटल रिटार्डेशन, डेफनेस, स्पास्टिक पैराप्लेजिया।